अभी तक 148 एफोरिज्म तक पढ़ा, जिसमें हम लोग 146 एफोरिज्म से पढ़ते क्या है पहले वो समझ लेते हैं। 156 एफोरिज्म में पढ़ते हैं जो 71 एफोरिज्म जब पढ़ते हैं, जो कि ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग है कि कौन कौन से पॉइंट नेसेसरी होते हैं क्योर करने के लिए एक फिजिशियन के लिए। उसमें जो थर्ड पॉइंट था कि मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब करनी है किसी पेशेंट को, वो चीज हम लोग पढ़ते हैं 146 एफोरिज्म में। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं थर्ड बिजनेस ऑफ द फिजिशियन। एक फिजिशियन के लिए तीसरा सबसे नेसेसरी पॉइंट क्या है, एक मेडिसिन को सेलेक्ट करके पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना, वो हमारा क्या है 146 एफोरिज्म। उसके बाद 147 एफोरिज्म पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है, हमें याद होनी चाहिए 147 एफोरिज्म स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में। तो स्पेसिफिक रेमेडी होती क्या है, जब कोई पेशेंट अपने बहुत सारे सिम्टम लेकर आए, एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज लेकर आए, उसमें से हम टोटलिटी ऑफ पिक्चर बनाते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम जो मेडिसिन सेलेक्ट करें पेशेंट को देने के लिए, उस स्पेशल केस के लिए जो हमारी मेडिसिन होती है वही होती है स्पेसिफिक रेमेडी। और जब उस मेडिसिन को देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाए तो वही सेम मेडिसिन स्पेसिफिक रेमेडी क्या कहलाने लगती है, सिविलियम कहलाने लगती है। यह चीज हम लोग पढ़ते हैं 147 एफोरिज्म में। उसके बाद 148 एफोरिज्म में पढ़ते हैं हम लोग मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, कि होम्योपैथी में क्योर कैसे पॉसिबल है, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं 148 एफोरिज्म में। जहां पर हनीमैन सर 28, 29, 148 एफोरिज्म तीनों मिलाकर मॉडस ऑपरेंडी है, एंड 284 ये चारों एफोरिज्म। जहां पर 28 एफोरिज्म में हनीमैन सर कहते हैं कि ये जो क्योर कैसे हो रहा है या क्योर कैसे पॉसिबल है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बट 29 एफोरिज्म में हनीमैन सर कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं एक प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद 148 एफोरिज्म में हनीमैन सर कहते हैं कि जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन होगा, जो कि नॉक्सियस मॉर्बिड एजेंट है, एक्सटर्नल नॉक्सियस मॉर्बिड एजेंट जो है हमारा, जब उससे सिमिलर हम लोग हायर पोटेंटाइज जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो कि सिमिलर होगी, जब उसको देंगे मेडिसिन के थ्रू देंगे तो वो वीकर डायनेमिक अफेक्शन को हटा देती है। और जो मेडिसिनल डिजीज बनी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, उसे हमारी वाइटल एनर्जी ऑटोमेटिक सबड्यू कर देती है। ठीक है, ये चीज 148 एफोरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। बट क्या एग्जैक्ट ऐसा ही है, तो हनीमैन सर कहते हैं ये मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर 148 एफोरिज्म हम लोग दो चीजें और पढ़ते हैं। पहला, अगर डिजीज एक्यूट है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर डिजीज क्या है क्रॉनिक है तो उस केस में पेशेंट को ठीक होने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये चीज 148 एफोरिज्म में दो चीजें और पढ़ते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज एक और पढ़ते हैं हम लोग, वो क्या होता है मॉन्ग्रेल सेक्ट क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। तो हनीमैन सर कहते हैं कि ऐसे फिजिशियन जो खुद को होम्योपैथिस्ट कहते हैं और ऐसा लगता है वो होम्योपैथिक रेमेडी ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, ना तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं केस का, ना तो प्रॉपर मेटीरियल का पढ़ते हैं, ना तो अच्छे से चीजों को समझते हैं, ना तो एक्साइटिंग प्रोबेबल कॉज और ये सारे रूब्रिक अच्छे से लगाते हैं। ठीक है, जो ये सारे नहीं करते, उसके बाद उनके मन में जो मेडिसिन आई वो लिख कर दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि होम्योपैथी ही खराब है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए होम्योपैथी जिम्मेदार है। तो ऐसे फिजिशियन का हनीमैन सर क्या कहते हैं क्रॉस ब्रीड बोलते हैं, मॉन्ग्रेल सेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं 148 एफोरिज्म के फुटनोट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 149 एफोरिज्म। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं पहले समझ लेते हैं। हनीमैन सर 149 एफोरिज्म में किसकी बात करते हैं, इनक्यूरेबल डिजीज क्या होती है। ठीक है, तो इनक्यूरेबल डिजीज में स्पेशली कौन सी डिजीज, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज होती क्या है। ठीक है, तो ऐसे डिजीजेस जो कि किसकी वजह से हों, जब हम मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, एलोपैथिक मेडिसिन जिसमें नेचुरल डिजीज तो ठीक ना हो, बट हमारी मेडिसिन की वजह से कोई और डिजीज पैदा हो जाए और वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएं, ऐसे डिजीज को हनीमैन सर इनक्यूरेबल डिजीजेस बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं। जिसके बारे में हनीमैन सर कहते हैं कि ऐसे डिजीजेस को ट्रीट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो 149 एफोरिज्म किसके बारे में है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज के बारे में है। इसके अलावा और हम लोग कहाँ पढ़ते हैं आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, तो इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं हम लोग 74, 75 एंड 76 एफोरिज्म में।
जहाँ पे 74 एफोरिज्म में हनीमैन सर आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज के बारे में बात करते हैं। फिर 75 एफोरिज्म में कहते हैं आई रिग्रेट, ये सेंटेंस यूज हुआ है, हनीमैन सर यूज करते हैं कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि ऐसी बीमारियां जिसमें क्या हुआ है आर्टिफिशियल डिजीज पैदा हुई हैं, ऐसे केसेस में होम्योपैथिक सिमिलम सेलेक्ट करना, स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ये जो हम लोग 75 एफोरिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज का आगे कंटिन्यूएशन कहाँ पे है, 149 एफोरिज्म में है। तो अगर किसी को पढ़ना है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, तो ये तीनों एफोरिज्म के साथ में, चारों एफोरिज्म के साथ में कंसीडर करके पढ़ना चाहिए। हम लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है या फिर कोई नया क्वेश्चन आता है, हम लोग को समझ में आता है हम कौन सा एफोरिज्म मेंशन करें, तो वो चीज ना रट्टा मार के तो नहीं आ सकती, जो कि सच्चाई है कि हम कोई बुक खोलें उसमें बैठ कर रट्टा मारे इस एफोरिज्म में ये चीजें, इस एफोरिज्म में ये चीजें। एग्जाम में हम आराम से कोई कहानी वाली बुक पढ़ के जाएं, उसके बाद छाप के चले जाएं, सिर्फ यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर रियलिटी में समझना हो ऑर्गेनल क्या है, तो हम लोग को लाइन बाय लाइन हर चीज को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज होती क्या है। तो बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, तो हमें एटलीस्ट 4 एफोरिज्म तो बहुत अच्छे से मेंशन करने हैं। कौन कौन से, 74, 75, 76 एंड 149 एफोरिज्म। और हमें बताना पड़ेगा कि इस एफोरिज्म में क्या चीज लिखी गई है, ये चाहे कोई फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का, फाइनल ईयर का हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रैक्टिकल के लिए ऑर्गेनल सबसे अच्छी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं 149 एफोरिज्म में है क्या। डिजीज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वायर फॉर देयर क्योर ए प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर टाइम। हनीमैन सर कहते हैं कि अगर डिजीज लॉन्ग स्टैंडिंग है, लंबे समय की डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो उसको ठीक होने में उसी प्रोपोर्शन में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। अगर डिजीज एक्यूट है तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर डिजीज क्रॉनिक हुई तो उसको ठीक होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, जिसमें क्या होगा, डिस्कम्फर्ट भी ज्यादा होगा। ये 148 एफोरिज्म का आखिरी कि हम लोग 10-15 लाइन में ये चीज पढ़ते हैं कि एक्यूट डिजीज है तो ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होगा, और क्रॉनिक डिजीजेस थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसी चीज के कंटिन्यूएशन में हनीमैन सर लिखते हैं कि डिजीज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, ऐसी डिजीज जो कि लंबे समय की हैं, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, स्पेशली सच एज आर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, और ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर की होती हैं, रिक्वायर फॉर देयर क्योर, उनके क्योर होने में प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर टाइम, उनको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता है उसी प्रोपोर्शन में, फुल स्टॉप। मोर स्पेशली डू द क्रॉनिक मेडिसिनल डिस्क्रेसिया। हनीमैन सर कहते हैं कि क्रॉनिक कैरेक्टर की है ये बात ठीक है, उनको क्योर करने में ज्यादा टाइम लगता है, बट इसमें भी स्पेसिफिक किसकी बात करते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉनिक मेडिसिनल डिस्क्रेसिया। क्रॉनिक मतलब लंबे समय की, मेडिसिनल मतलब जो मेडिसिन की वजह से हुई है, डिस्क्रेसिया मतलब बीमारी। तो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहे हैं हनीमैन सर, जो कि मेडिसिन देने की वजह से हुई। जब हम लोग ज्यादा डोजेज में देते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन को इंटरमिक्स करके दे, बहुत सारी मेडिसिन 5 से 6 मेडिसिन एक साथ मिक्स करके देते हैं, जिसका हम लोग एक्शन भी नहीं जानते ये पांचों मिक्स करके कैसा एक्शन प्रोड्यूस करेंगे बॉडी के अंदर। तो उसे हनीमैन सर क्या कहते हैं कि ये क्रॉनिक मेडिसिनल डिस्क्रेसिया है, सो ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय एलोपैथिक बर्गलिंग along with the natural disease left uncured by it, जो कि प्रोड्यूस होती है कौन सी हमारी क्रॉनिक मेडिसिनल डिस्क्रेसिया, जो कि प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, एलोपैथिक बंगलिंग की वजह से। बंगलिंग मतलब क्या होता है, मिक्सिंग की वजह से। एलोपैथिक मेडिसिन को जब मिक्स करके देते हैं उसे बंगलिंग बोलते हैं, कि एलोपैथिक मेडिसिन को जब बंगलिंग करके देते हैं along with नेचुरल डिजीज, किसी को नेचुरल डिजीज थी उसमें हमने एलोपैथिक मेडिसिन दी, जो वो भी क्या की बहुत सारी मेडिसिन मिक्स करके दे दी, जिसमें मेडिसिन को जब मिक्स करके दिया तो डिजीज कैसे पैदा हुई, आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिस्क्रेसिया, क्रॉनिक मेडिसिनल डिस्क्रेसिया लेफ्ट अनक्योर्ड बाय इट। जो एलोपैथिक मेडिसिन जिसने उसे क्योर भी नहीं किया, अनक्योर वो पेशेंट रहा। रिक्वायर ए मच लॉन्गर टाइम फॉर देयर रिकवरी, ऐसी बीमारियां रिकवरी में बहुत ही ज्यादा टाइम लेती हैं। तो हम लोग जब 22 एफोरिज्म पढ़ते हैं, उसका जो फुटनोट हमारा, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन क्या होती हैं। तो डिजीज का ट्रीटमेंट अगर सिमिलस के बेसिस पे है कि पेशेंट जैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी मेडिसिन भी सेम सिम्टम प्रोड्यूस करे, वो हमारे सिमिलस है। अगर हमारी मेडिसिन एग्जैक्ट अपोजिट पैदा करे तो वो एंटीपैथी हम लोग पढ़ते हैं 23 एफोरिज्म में, 56 एफोरिज्म में, सेम चीज। बट जहां पर जैसी पैथोलॉजी है
उस पैथोलॉजी से रिलेटेड मेडिसिन ही ना हो, वो मेडिसिन वैसी पैथोलॉजी पैदा ही ना करती हो, उसके बाद भी उस मेडिसिन को हम लोग दें, वो हमारा एलोपैथिक मेथड है, जो कि हम लोग 22 एफरोजन को फुटनोट पढ़ते हैं जिसके बारे में। तो उसी में कहते हैं हनीमैन सर, जब किसी को नेचुरल डिजीज हुई हो उसे में एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, मतलब जैसी पैथोलॉजी उस पैथोलॉजी से मिलती जुलती मेडिसिन ना दें, कोई ऐसी मेडिसिन दें जिसमें क्या है मिक्सिंग करके 4-5 मेडिसिन एक साथ दे दें, तो उसकी वजह से जो डिजीज पैदा हो, जो कि क्या है मेडिसिनल क्रॉनिक मेडिसिनल डिस्क्रेसिया है, इसको ठीक होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। आगे, ऑफन अक्सर, इंडीड मतलब होता है वास्तव में, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर वास्तव में क्या होता है, आर दे इनक्यूरेबल, वो इनक्यूरेबल हो जाती हैं, क्या वो इनक्यूरेबल है, कॉमा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ शेमफुल रॉबरी ऑफ द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड यूज, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पेशेंट के जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो एनर्जी है बॉडी की, और उसके जो बॉडी के जूस हैं, उसके बॉडी जूस क्या है, जैसे उसके ब्लड हो गया, उसके बॉडी में पर्सपिरेशन हो गया, उसके बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको हम लोग खींच लेते हैं अपने मेडिसिन के थ्रू, अपनी मेडिसिन के थ्रू मतलब एलोपैथिक मेडिसिन देकर उसके बॉडी के थ्रू उसकी एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। तो वही चीज लिखी गई है कि पेशेंट के स्ट्रेंथ को एंड जूसेस को कम कर देते हैं। तो देखो ब्रैकेट में क्या लिखा, वेनिसेक्सेशन मतलब ब्लड लेटिंग करना, बॉडी से खून निकालना, परगेटिव देकर ऐसी मेडिसिन जो कि उल्टी कराने वाली होती है, साथ में देखो क्या लिखा है, एट्रोसेट्रा, ऐसे मेडिसिन देकर हम पेशेंट के स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यू यूज ऑफ लार्ज डोज ऑफ वायलेंटली एक्टिंग रेमेडी, जब इस लंबे समय तक इन लार्ज डोजेज में इस वायलेंटली एक्टिव रेमेडी को देते हैं, गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्टी फॉल्स थ्योरीज, जिनका बेस क्या था, एम्प्टी थे, खाली थ्योरीज थी, एंड फॉल्स गलत थ्योरीज के बेसिस पे जो एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, फॉर एलिजिड यूजफुल इन केस ऑफ डिजीज अपेयरिंग सिमिलर आल्सो इन प्रिस्क्राइब अनसुटेबल मिनरल बाथ, सिर्फ मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, साथ में और कह रहे हैं कि मिनरल बाथ भी कर लो तुम, कि सल्फर वाली मेडिसिन से नहा लो, कीटोकोनाजॉल जिसमें मिक्स है उस मेडिसिन से नहा लो, उस सोप से नहा लो, या फिर मर्क्यूरल ऑइंटमेंट वाली चीजें लगा लो। साथ में जब ये चीजें करते हैं तो पेशेंट क्या हो जाता है, इनक्यूरेबल हो जाता है, अनट्रीटेबल हो जाता है। द प्रिंसिपल फीट परफॉर्म बाय एलोपैथी, यही जो प्रिंसिपल फीट है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंसिपल, PAL वाला प्रिंसिपल है, मतलब मेन, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मेन, ये सबसे मेन क्राइटेरिया है, परफॉर्म किया जाता है एलोपैथी द्वारा, एंड इट इज सो कॉल्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, और यही उनका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। धन्यवाद सर। 159 में किसके बारे में करना है, एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से जो डिजीज पैदा होती है, जो कि नेचुरल डिजीज के साथ एलोपैथिक मेडिसिन जब देते हैं तो वो दोनों डिजीज आपस में मिक्स कर क्या बना देती हैं, मेडिसिनल डिस्क्रेसिया बना देती हैं। ऐसी बीमारियों को ट्रीट करना अनक्यूरेबल हो जाती हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, और इनको ट्रीट करने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। तो 148 फॉर जब हनीमैन सर क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज बहुत जल्दी ठीक होगी, क्रॉनिक हुई तो वो क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक डिजीज ऐसी भी है जो कि क्या है, मेडिसिनल डिजीज है, उसको ठीक करने में और भी ज्यादा टाइम लगता है। एक तो नेचुरल एक्यूट डिजीज जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, क्रॉनिक नेचुरल डिजीज है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट वो ठीक हो जाएगी, ये गारंटी है। बट उसमें एलोपैथी दवाएं देकर अगर नेचुरल डिजीज का मिक्स करके कोई डिजीज पैदा हो जाए तो उसको ठीक करने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। ये चीज 149 में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोग पढ़ते हैं 146 एफोरिज्म में क्या, थर्ड बिजनेस ऑफ द फिजिशियन, जो कि 71 एफोरिज्म का थर्ड पॉइंट था, ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग का थर्ड पॉइंट था। 146 एफोरिज्म पढ़ते हैं, 147 एफोरिज्म पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है। 148 एफोरिज्म किसके बारे में, मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है एंड मॉन्ग्रेल सेक्ट क्या होता है। फिर आज 159 एफोरिज्म में पढ़ा कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ये डिजीज क्या होते हैं, इनक्यूरेबल भी हो सकती हैं, ये चीज 159 में पढ़ते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज और कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, तो वो चीज पढ़ते हैं 73, 74, 75 एंड 76 एफोरिज्म में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में, कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज होती क्या है। ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना ही है, और आगे हम लोग इसके पढ़ेंगे 150 एफोरिज्म। अब हम लोग का मेन पार्ट स्टार्ट होता है कि इंडिस्पोजिशन क्या होता है, डिजीज क्या होती है, वन साइडेड डिजीज क्या होती है, सर्जिकल डिजीज क्या होती हैं, किन केसेस में हमें सर्जरी करनी है, मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब करनी है, माइंड कैसे लेंगे, डिस्पोजिशन कैसे लेंगे, इसके आगे हम लोग का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। PQRS सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है।
तो 150 एफोरिज्म के आगे ये हम लोग का रियल प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि हम लोग जब पेशेंट को ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करता है। आज का लेक्चर बस इतना ही है।